ठीक है, आज की क्लास में हम कमर्शियल बैंक का डिस्कशन करते हैं और इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर सेंट्रल बैंक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक का देखते हैं। कमर्शियल बैंक, इसका डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है? सबसे पहली चीज है कि कमर्शियल बैंक के डेफिनेशन में दो चीजें आती है मेनली। कौन कौन से? डिपॉजिट प्राइमरी फ्रॉम फंक्शन पब्लिक। हाँ हाँ, तो पहले एक तो होता है डेफिनेशन प्राइमरी, का। होता है एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। ठीक है, ठीक है। और यही तुम्हारा डेफिनेशन का भी पार्ट है। डेफिनेशन में भी यही तुम्हारा है कि कमर्शियल बैंक इज द इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट होगा और उसी डिपॉजिट को हम फिर रीलेंडिंग एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को। तो वो पब्लिक इंडिविजुअल भी हो सकता है, हमारे कोई भी बिजनेस और फर्म हो सकते हैं। तो एक तो हमने क्या किया, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और फिर उस डिपॉजिट को हमने रीलेंडिंग किया लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में अगेन पब्लिक, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म को। ये दोनों ही चीजें, एडवांस और डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन्स एंड एडवांसेस देना, ये प्राइमरी फंक्शन है तुम्हारे किसके? कमर्शियल बैंक के। तो प्राइमरी फंक्शन में अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आते हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कितने पार्ट हैं? सर 3। कौन कौन से? सर सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड करेंट डिपॉजिट, अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के तुम्हारे पर स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है क्या हाँ लिख सर। रहा हूँ? यस सर। यस लास्ट वाले राइटिंग पैड से सही है? यस सर, बहुत सही है। हाँ सर सही है। ठीक है। वो राइटिंग पैड था ना, ये तुम्हारा बोर्ड है तो इस पे थोड़ा सा इजी होता है लिखना। चलो ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में तुम्हारा पार्ट हो गया, पहला करेंट अकाउंट था ना। हाँ सर। करेंट अकाउंट क्या होता है? तुम्हारा बिजनेस पर्पस के लिए ये अकाउंट ओपन होता है और ये बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अकाउंट रन करते हैं। और इसमें क्या है कि जनरली इंटरेस्ट इस पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है इस अकाउंट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी सर्विसेज एक बैंक प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट, उस पे सर्विस चार्ज लिया जाता है बिजनेस ऑनर से। तो जो भी बिजनेस ऑनर करेंट अकाउंट को ऑपरेट करता है उससे हम क्या करते हैं? सर्विस चार्जेज चार्ज करते हैं। और ये बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है। नंबर 1, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नंबर 2, और इस पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उस पे सर्विस चार्ज लिया जाएगा, लिवाई किया जाएगा। तो तुम्हारा करेंट अकाउंट क्लियर है? यस सर, समझ में आया। यस सर। हाँ, इसके अलावा और कुछ पॉइंट है तुमको लग रहा है करेंट अकाउंट में? हाँ सर, नो रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रांजैक्शन। हाँ, एक है तुम्हारा नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फीचर्स है, इसमें चेक की फैसिलिटी तुमको मिलती है। हाँ चेक बुक इशू होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, करेंट अकाउंट के फीचर्स में आ जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटी होती है। उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो तुमको एनोनिमस पूछ दिया जाएगा और वो लगेगा कि तुम्हारा करेंट अकाउंट का फीचर है, बट दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। चलो दूसरा वाला हमारा कौन सा है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का क्या फीचर है और हम इसको फिक्स डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? सर, फिक्स अमाउंट पीरियड ऑफ ऑफ टाइम के लिए हम उस डिपॉजिट को रखते हैं। बिल्कुल, एक ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए ओपन होता है और जिस टाइम पे ये फिक्स टाइम इसका ओवर होता है उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट, ठीक है। मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट पे आप इसको अपना अकाउंट क्लोज विड्रॉ करा कर सकते सकते हो हैं। या फिर आप अपना ये अकाउंट से मनी विड्रॉल करा सकते हो या फिर आप इसको फर्दर एक टाइम पीरियड के आगे लिए बढ़ा और सकते हैं। एक्सटेंड करा डिपॉजिट्स सकते करवा हैं, सकते हैं। ठीक है। तो विड्रॉ कर सकते हैं Yes, या फिर एक एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट दे के हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या चेक की फैसिलिटी मिलती है? नो सर। नो सर। नो, क्योंकि इसमें कोई रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज नो चेक फैसिलिटी इन फिक्स डिपॉजिट। जनरली इसके पे अलावा और कोई ट्रांजैक्शन। इसके अलावा और कोई फीचर? सर, हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट लगता हाँ, है। इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। किसके कंपैरिजन में? सर, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट। ये ध्यान रखेंगे, रेट तो इसका हाई होगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेविंग
बैंक अकाउंट, को सुना नहीं सेविंग दे अकाउंट। आवाज आ रही है ना क्लियर? सर सही है। यस सर। भाविका? यस सर, आ रही आवाज। हाँ बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट वाला हमारा अकाउंट कौन सा है? सेविंग सेविंग अकाउंट। डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का क्या फीचर है? सेविंग डिपॉजिट सर। सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट का मेन, It is the combination of current account and fixed account. ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये इसमें सेविंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें हम लास्ट वाली क्लास में भी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेविंग अकाउंट एक फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट का फीचर बन रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो सेविंग अकाउंट होता क्या है? तो एक इंडिविजुअल को या फिर हाउस होल्ड को एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप रेगुलर बेसिस पे एक जो भी अपना अमाउंट है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दें, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा एक गोल है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो इसी के तर्ज पे, इसी बिहाफ पे हमारा जनधन अकाउंट भी खोला गया था, ठीक है। तो जनधन अकाउंट भी क्या था? हमारा सेविंग अकाउंट ही था ना? यस सर। कि करंट अकाउंट या फिक्स अकाउंट में से कोई था? कौन सा था? Sir, saving सेविंग account. अकाउंट। सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये होगा सेविंग अकाउंट, एक सेविंग फैसिलिटी या सेविंग का एक हैबिट क्रिएट करने के लिए सेविंग अकाउंट का क्रिएट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फीचर्स पे आते हैं तो ये एक करेंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट का एक मिक्स है। एक मिनट, चेक विड्रॉ कर। ठीक है। इसमें तुम्हारा चेक का फैसिलिटी है Sir, limited number of transaction. और लिमिटेड नंबर ऑफ Yes, sir. ट्रांजेक्शन है। तो लिमिटेड नंबर वाला ट्रांजेक्शन फीचर किससे आया है? फिक्स्ड Sir, डिपॉजिट से fixed आप कह account सकते से। हैं। हाँ, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में तुम्हारा दो लिमिटेड ट्रांजेक्शन transaction होता होता है। वी कैन फिक्स डिपॉजिट है, इसको मैच्योरिटी से पहले भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा पेनल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। तो करेंट अकाउंट की तरह इसमें हम अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन होगी विड्रॉल पे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे, अपार्ट फ्रॉम कोई भी ट्रांजेक्शन इंक्वायरी करते हैं। इवन एटीएम विड्रॉल चार्जेज हमें देने पड़ते हैं कब? एक लिमिटेड हमें ट्रांजेक्शन राइट्स मिलते हैं कि 4 विड्रॉल अ मंथ होगा, इसके बियॉन्ड जाएगा तो आपको दिस मच अमाउंट प्लस जीएसटी इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे ये दोनों फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं सेविंग अकाउंट में? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी फंक्शन किसका? कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन में हमने देख लिया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट क्या है? एडवांसिंग। Advancing loan. एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन में क्या क्या है हमारे? Sir, cash credit, कैश क्रेडिट, demand loan, शॉर्ट short term loan. कैश क्रेडिट क्या होता है? सर जो करंट एसेट्स Sir, पे जो दिया भी, जाता है लोन। जो भी शेयर्स बॉन्ड्स होते हैं उनके अगेंस्ट हम लोग लेते हैं। बिल्कुल सही। तो कैश क्रेडिट में एक चीज और होता है, इसमें आगे तुम लोग पढ़ना, तुम लोग को समझ में आएगा। कैश क्रेडिट में एक लिमिट दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम क्रेडिट लिमिट, ठीक है। कैश क्रेडिट में तुमको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट लिमिट अगर तुमको किसी अकाउंट होल्डर को 10 लाख का दे दिया गया, इट मीन्स कि दैट पर्सन इज एलिजिबल टू विड्रॉ एनी अमाउंट अप टू दिस लिमिट। 10 लाख तक वो कितना भी अमाउंट विद इन दिस लिमिट विड्रॉ कर सकता है, और वो विड्रॉल अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, जनरली ये कैश क्रेडिट अकाउंट भी बिजनेस इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी के लिए ही अलाउ किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई फर्म हो, कंपनी हो। तो 10 लाख तक का इनको क्रेडिट लिमिट दे दिया गया, तो विद इन दैट लिमिट उनको क्या है कि वो अगर उनको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, दे कैन विड्रॉ 1 लाख अमाउंट फ्रॉम दिस क्रेडिट लिमिट। अगर उनको एक बार में 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, दे कैन डायरेक्टली विड्रॉ कंप्लीट अमाउंट दिस। अब इसमें फर्क क्या है कैश क्रेडिट में और डिमांड और आगे वाला जो शॉर्ट टर्म लोन का एडवांस का बात करेंगे, इसमें क्या है कि जिस दिन हम विड्रॉ करेंगे अपने क्रेडिट लिमिट के अमाउंट से,
उसी पे दिन इंटरेस्ट से देना है। उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एंड फॉर द पीरियड जितने दिन के लिए हमारा विड्रॉल होगा। अगर हमने 1 लाख रुपीज आउट ऑफ 10 लाख क्रेडिट लिमिट 1 महीने के लिए निकालते हैं तो उस 1 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर हम्म सर कैश क्रेडिट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? कैश क्रेडिट तुम्हारा हम देखते हैं क्रेडिट वर्थनेस, सिविल स्कोर का नाम सुना है? सिविल स्कोर नहीं। चलो सर ठीक है, क्रेडिट कोई वर्तमान समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये क्रेडिट वर्थिनेस तुम्हारा सिविल स्कोर से चेक किया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल हो, फर्म हो, बिजनेस है, कई सारे पैरामीटर्स पे उनको चेक किया जाता है कि एक्चुअली उनके पास क्रेडिट वर्थिनेस मतलब उनका जो भी अगर लोन उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो लोन वो चुकाने अच्छे का से रिपे कैपेसिटी कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जैक्टली उनके पास लोन चुकाने की कैपेबिलिटी है कि कैपेसिटी है कि नहीं है। तो ये तुम्हारा सिविल स्कोर मेजर किया जाता है। कई सारे पैरामीटर होते हैं उनके, इंडिविजुअल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, उनका अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कहाँ कहाँ सोर्स ऑफ इनकम है, उनके फैमिली में मेंबर ये सब कितने हैं, बैकग्राउंड और सब भी चेक तमाम करता तरह है। के पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। उसके बेसिस पे सिविल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो रहा, चलो सिविल स्कोर इसका पार्ट नहीं है। द थिंग इज कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो सिविल स्कोर के बेसिस पे क्रेडिट कैश क्रेडिट का लिमिट सेट किया जाता है कि कितने उनको अमाउंट दिया जाएगा, क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ये भी हम देख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट लिमिट। तो ये हो गया तुम्हारा कैश क्रेडिट। अब इसमें देखो इन्होंने लिखा है ना, क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन एंड अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, द बोरोवर में विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन हिज क्रेडिट लिमिट एंड इंटरेस्ट चार्ज। ये अब सेंटेंस तुम लोग को क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल समझ में आया क्या? ये बुक में जो लाइन लिखा है उसका क्या मतलब है? हाँ सर, समझ में आ जितना गया। एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ करेंगे उतने पे केवल हमको इंटरेस्ट पे करना है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा डिमांड लोन। डिमांड का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर है कि जैसे ही बैंक ने जो लोन इशू किया है वो वो जब जब भी डिमांड डिमांड करेगा करेगा उसको पे तो करना है। बैंक को उसको रिपे करना, तो जो भी इंडिविजुअल है, फर्म में बिजनेस है, उसको इमीडिएटली पेमेंट करना होगा, उसको इमीडिएटली उसको लोन को चुकाना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिमांड लोन। डिमांड लोन में और क्या चीजें हैं? सर इस पे पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट देना रहता है। एग्जैक्टली इसमें तुम्हारा जो पूरा अमाउंट है एक ही बार में रिलीज किया जाएगा और इसका पेमेंट भी होगा, एक ही बार में पेमेंट किया जाएगा। और तीसरा चीज जो इंटरेस्ट होगा ये पूरे अमाउंट पे और ड्यूरिंग दैट चार्ज होगा। पीरियड कि कितना चार्ज किया जाएगा, कितने टाइम के लिए इन्होंने विड्रॉ किया है। तो इसमें क्या था कि ऑल्दो उनको क्रेडिट लिमिट 10 लाख का दिया तो गया था, लेकिन 10 लाख पे हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। कितने पे इंटरेस्ट चार्ज किया? जितना उन्होंने निकाला, जितने पीरियड के लिए निकाला। लेकिन इन्होंने जितने पीरियड के लिए लिया या फिर जितने टाइम के बाद इनसे रिकॉल कर लिया गया लोन का अमाउंट, तो उतने पीरियड तक, और ये कंप्लीट फिगर पे निकलेगा। अगर ये 1 लाख का है तो पूरे 1 लाख पे अगर 10 महीने के लिए यूटिलाइज हुआ है और 10 महीने बाद बैंक ने इसको रिकॉल कर लिया है तो 10 महीने के बाद उतना इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट से कि 1 साल के लिए या फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो भी पर्टिकुलर पीरियड होगा उतने टाइम के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा। इसमें भी यही सेम फीचर है कि एक तुम्हारा लमसम अमाउंट होगा और वो पूरे अमाउंट पे तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जितने भी टाइम के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया गया है। बस डिमांड और शॉर्ट टर्म लोन में डिफरेंस ये है कि ये पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लिए इशू होगा। मान लो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इसमें बैंक इसको रिकॉल नहीं कर सकता है मैच्योरिटी पीरियड से पहले। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट पहला प्राइमरी फंक्शन खत्म हो गया। अब प्राइमरी फंक्शन में कहीं किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं भाविका, सर समझ में आ गया। No, sir. भाविका इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंडरी फंक्शन पे चलते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या दिया है? पहला नंबर क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी। ओडी क्या होता है? सर ओवरड्राफ्ट जो भी जो हमारा लिमिट होता है सर उससे हमारे अधिक हम withdraw करते हैं तो बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना हमारा हो, उससे ज्यादा। हाँ हाँ सही बोलिए। तुम्हारे अकाउंट में जितना भी अमाउंट है यू कैन
विड्रॉ बियॉन्ड दैट More अमाउंट। than amount. अगर एग्जैक्टली अगर तुम्हारे अकाउंट में 10,000 का अमाउंट है तो यू कैन विड्रॉ मोर देन दैट, और जितना एक्सेस निकलेगा उसी को हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। जैसे 10,000 तुम्हारे अकाउंट में है, तुमने 11,000 विड्रॉ करने का एप्लीकेशन दिया, तो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना होगा? अगर कोई पर्सन ए है, ए के अकाउंट में 10,000 रुपीज है और वो 11,000 रुपीज विड्रॉ करना चाहता है, तो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना होगा? Sir, 1,000. 1,000। हाँ. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कितने, किस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा? Sir, 1,000 का. ओवरड्राफ्ट के अमाउंट में। यस सर। ठीक है, जो भी हमारा ओवरड्राफ्ट का अमाउंट होगा उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। किसको? जो भी तुम्हारे बोरोवर है या फिर अकाउंट होल्डर बैंक के हैं, अगर उतना उनका अगर गुड रिलेशनशिप है बैंक के साथ उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप है, इट मीन्स कि एक लॉन्ग टाइम से इनका बैंक के साथ कनेक्शन है, तो बैंक भी एनालाइज कर लेते हैं कि इनका पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, कहीं ये डिफॉल्टर तो नहीं है। तो उसके बेसिस पे एनालिसिस करके ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी वेरी वेरी लिमिटेड पीरियड के लिए ही दिया जाता है, एंड विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम इनको ओडी का जो भी ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है उसको रिपे करना होता है, और ओडी पे विथ इंटरेस्ट अमाउंट। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोगों ने पढ़ा है? हाँ पढ़ा सर। है? हाँ सर. अच्छा, क्या होता है, क्या होता है? Sir, it is a negotiable instrument. सर वो जाके और उस बिल को डिस्काउंट सर, मैच्योरिटी डेट से पहले हम बैंक से डिस्काउंट ले सकते हैं. ठीक है, धनंजय। वो होता है प्रमाण होता है। ये एक अनकंडीशनल राइटिंग होती है, एक एग्रीमेंट होता है ना, अनकंडीशनल। इसमें हमारा जो मेन प्रोसेस है क्रेडिट पे बाइंग और सेलिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें हमारा जो एक होता है ड्रॉवर, ड्रॉवी, और तीसरा कौन सा होता है? सर, पे. पे। याद है ना? तो यहाँ पे हमें वहाँ ये सारा चीज डिस्कस नहीं करना है, केवल हमें ये समझना है कि डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली ये समझ लो कि एक सेलर है, एक बायर है, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि 1 महीने बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ए ले लो और यहाँ पे बी ले लो। तो ए यहाँ पे सेलर है, बी यहाँ पे बायर है। इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे बिल्स पेबल, बी यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ए ने बिल बनाया, तो यहाँ पे ये बिल्स रिसीवेबल होगा ए के लिए, और ए ड्रॉवर होगा. ए यहाँ पे ड्रॉर होगा, बी यहाँ पे सर, बी ड्रॉवी हो जाएगा. ड्रॉवी हो जाएगा, और पे कौन होगा? सर, यही होगा. सर ये भी ए होगा ना? चलो ठीक है, इसको तुम लोग देखना। ड्रॉ ये पे कौन होता है? सर, मैं बता दूं, जो सेलर होता है वो तुम्हारा, हाँ, सेलर इज क्रेडिटर, बायर इज डेटर, यही है ना? हाँ सर. और ठीक है, और तुम्हारा जो ए है ये तुम्हारा ड्रॉवर होता है, बी ड्रॉई होता है, और टू होम पेमेंट इज मेड। तो ड्रॉई तुम्हारा थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो जिसको तुम पेमेंट करने जा रही हो तो पेमेंट रिसीव कौन करेगा? इस केस में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ए पेमेंट रिसीव करेगा। और यही अगर बिल्स रिसीवेबल इन द सेंस ऑफ बी के देखा जाए तो बिल्स पेएबल अगर किसी थर्ड पार्टी को चला गया, कोई बैंक है और ये पेमेंट बैंक रिसीव करेगा, तो पे कौन हो जाएगा? बैंक। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ए ने बिल्स रिसीवेबल इशू किया था तो बी ने
क्या टर्म्स कंडीशन दिया था कि 1 मंथ बाद हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अब यहाँ एक रिक्वायरमेंट इमीडिएट बेसिस पे है, एक को यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे मनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल को लेके कहाँ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल को लेके बैंक के पास जाएगा। तो बैंक के पास जाएगा तो बैंक को बोलेगा कि ये हमारा बिल्स रिसीवेबल है, इसका मैच्योरिटी तो वो डेट इस बैंक डेट पे उसका हमें bill इसका receivable पेमेंट रखता है। मिलना है। और फिर तो बिल बैंक का इसको पेमेंट ड्यू पेमेंट, डेट पे करेगा। ठीक है, तो जब ड्यू डेट पे, तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, जब बैंक इस बिल का पेमेंट करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, और इस डिस्काउंटिंग के बदले में बैंक उससे कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। यस सर। और फिर यहाँ पे जो तुम्हारा ड्रॉवी था, अब ड्रॉवी किसको पेमेंट करेगा, बैंक को। अब यहाँ पे ए और बी का रिलेशन क्या हो गया, खत्म। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा पार्ट। इसके बाद अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डिस्काउंटिंग कैसे काम करता है। अब यस चलते हैं एजेंसी फंक्शन में। तो एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एजेंसी फंक्शन, तो एजेंसी का जहां भी नाम आएगा इट मीन्स कि कोई एक एजेंट है और दूसरा कौन है, प्रिंसिपल, ठीक है। यस सर। एक एजेंट होगा और दूसरा प्रिंसिपल होगा। तो एजेंसी फंक्शन का मतलब यहाँ पे हमारा जो बैंक है एज ए एजेंट काम करेगा, किसके लिए। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कैसे ये काम करता है। ट्रांसफर ऑफ फंड, जो भी बैंक फैसिलिटीज हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट हुआ, मेल ट्रांसफर हुआ, तो किसी भी एक आदमी को, जो पर्सन ए है, इसको अमाउंट ट्रांसफर कराना है। तो अमाउंट ट्रांसफर कराना है किसको, ए सेंड कर रहा है बी के अकाउंट में। तो सपोज कर लो कि ये आरटीजीएस है या फिर एनईएफटी है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये इस तरह के जितने फैसिलिटी है, या फिर तुमको डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर है, तो इस तरह के जितने भी फैसिलिटी हैं ये तुम्हारे किस में जाएंगे, एजेंसी फंक्शन में। तो एजेंसी फंक्शन में पहला काम इनका क्या हुआ कि ये ट्रांसफर ऑफ फंड का काम कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड किस फॉर्म में, या तो आरटीजीएस हो सकता है, एनईएफटी होता है, या फिर तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर, या फिर आईएमपीएस। इस तरह की जितनी भी सर्विसेज है, ट्रांसफर वाली सर्विस है, ये हो गया तुम्हारा एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। तो कलेक्शन और पेमेंट में क्या क्या आइटम आएगा, यहीं से तुम देख लो कि कमर्शियल बैंक कैसे चेक का कलेक्शन करता है, नंबर 1। इसके बाद तुम्हारा बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, रेंट्स, इस तरह के जितने भी आइटम हैं उनका प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल कौन है, तुम्हारा डिपॉजिटर्स है या फिर कोई भी बैंक का अकाउंट होल्डर है। तो अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे ये पेमेंट बैंक रिसीव करता है। इन द सेम वे पेमेंट भी करता है। पेमेंट जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे दिया कि हर महीने आप मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दीजिए, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, तुम्हारा बैंक सेट कर लेगा अपने पोर्टल में, और उसके बिहाफ पे हर महीने या फिर जो भी क्वार्टरली, एनुअली तुम्हारा प्रीमियम का टाइम आएगा, तुम्हारा बैंक ऑटोमेटिक तुम्हारे अकाउंट से उसका पेमेंट कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है तुम्हारा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को परमिशन या अथॉरिटी दिया हुआ है कि ये इंडिविजुअल से अपना जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, दैट इज डॉलर या फिर और भी अदर करेंसी, जापानीज येन, रेनमिनबी, और भी जो भी फॉरेन करेंसी है, उसका ट्रांजैक्शन ये कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन मतलब परचेज कर सकते हैं। जैसे तुमको अगर यूएस जाना होगा तो डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर किसी भी कंट्री में अगर तुमको जाना होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको डॉलर एक मेजर करेंसी है और वो करेंसी हर कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है।
तो आप वो करेंसी कमर्शियल बैंक से ले सकते हो। और मान लो फिर अगर यूएस गए, वहां से तुमने जो भी ट्रांजेक्शन किया, खरीद फरोख्त किया, अब मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज बच गया, तो उस फॉरेन एक्सचेंज का मैं क्या करूंगी, फिर वापस आके बैंक को सेल कर देंगे। यस हाँ हाँ, सारे बैंक में नहीं मिलेगा और सारे ब्रांच में भी नहीं मिलेगा। तो कुछ सेलेक्टेड बैंक को ये परमिशन दिया गया है कि वो परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी जब मैं वियतनाम गया था तो मैं मनी एक्सचेंजर से डॉलर परचेज किया था, और फिर वहां पे जाके उस डॉलर के बदले वहां के वियतनाम के जो लोकल बैंक थे, वहां से डॉलर के बदले वहां का लोकल करेंसी वियतनामी डोंग मैंने लिया था। और फिर वापस आके एयरपोर्ट पे ही, जो वियतनामी डोंग था, एयरपोर्ट पे भी मनी एक्सचेंजर हर एयरपोर्ट पे होते हैं, जो भी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो, जो भी वहाँ पे मनी एक्सचेंजर हैं। तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है, वहाँ पे तुम्हारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं उसको। तो ये तुम्हारा जो भी कॉमर्शियल बैंक है, सेलेक्टेड कॉमर्शियल बैंक को ये परमिशन है, अथॉरिटी है, उनको ऑथराइज डीलर बोलते हैं। तो ऑथराइज डीलर में भी AD1, AD2, AD3 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइज डीलर के कमीशन मिलेंगे कि जितना नहीं नहीं, कमीशन तो लेंगे ना। हाँ, कमीशन उनका होता है ना। जैसे मान लो एक्सचेंज रेट जो चल रहा होगा, उस एक्सचेंज रेट में ये अपना कमीशन चार्ज करेंगे, यही तो उनका ट्रांजेक्शन चार्ज होगा और यही उनका बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये समझ में आया, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। तो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी में क्या होगा कि जो भी कमर्शियल बैंक है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन वो कर सकते हैं आपके बिहाफ पे, आपको कितना इनकम टैक्स का पेमेंट करना है एंड हाउ यू कैन प्लान योर टैक्स सेविंग, इसके रिगार्डिंग भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में वो एक पेमेंट सर्विस चार्ज फीस लेते हैं। तो ये होगा इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। तुम लोग नोट कर रहे हो कि मैं नोट कराऊं? पॉइंट नोट कर रहे हो ना यस सर। सुहाना? सब बुक में है। चलो टिक ठीक है, ठीक है। इसके बाद ट्रस्टी एंड एक एग्जीक्यूटर है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, प्रिजर्व द विल्स ऑफ कस्टमर। विल्स क्या होता है? विल्स ऑफ द कस्टमर का मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हारा फादर है या फिर ग्रैंडफादर है, जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, और उसको कमर्शियल बैंक उसको प्रिजर्व करके रखता है, और आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन उस विल के हिसाब से कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये काम भी कमर्शियल बैंक करता है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी फंक्शन वाला ही काम, ये भी चल रहा है। फिर ट्रस्टी एग्जीक्यूटर लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को लोन देना है या फिर किसी से लोन लेना है, तो ये बैंक, कमर्शियल बैंक, या इनके पास पूरा डेटाबेस होता है सारे कस्टमर का। तो मान लो बैंक ए है, बैंक बी को एडवाइज करता है कि ये XYZ पर्सन डिफॉल्टर है, आप इसको लोन मत देना। या फिर बैंक जेड है, वो अप्रोच कर रहा है बैंक ए को कि मुझे इस बंदे को लोन देना है, क्या मैं इसको दे सकता हूँ? तो वो उसको एक रेफरेंस गाइड कर सकता है कि हाँ, इसके साथ मेरा बैंकिंग रिलेशनशिप है, इसको दिया जा सकता है, ही इज अ गुड पर्सन एंड क्रेडिट वर्थिनेस इज गुड। इज इट क्लियर? यस यस सर। चलो, ये हो गया तुम्हारा एजेंसी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में हम क्या क्या देख लिए? पहला था ओडी फैसिलिटी, दूसरा था हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा था एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में कई सारे वर्क हमने देख लिए। लास्ट वाला पार्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या है कि बैंक में तुम लोग को पता है ना, जैसे कोई भी कीमती कागज या फिर लैंड बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर गोल्ड ज्वेलरी, इस तरह की चीजें लॉकर में लोग रखते हैं। वहाँ बैंक में लॉकर होता है, पता है ना? तो ये पहला फैसिलिटी लॉकर का हो गया, जनरल यूटिलिटी फंक्शन का। फिर से अगर तुमको कहीं फॉरेन में जाना है घूमने के लिए, वहां पे तुम
बैंक से ट्रेवलर चेक इशू करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम तुम वहां से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, जब दो कंट्री के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाना होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पे एक एग्रीमेंट, और यहाँ पे जो बैंक है, जो अदर कंट्री फॉरेन में बैंक है, उसको ये एडवाइज करता है कि इस बंदे का जो भी एक्सपोर्ट का बिल है, आप एक्सपोर्ट के बिल का पेमेंट हम इनके बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है तुम्हारा अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? पब्लिक इसमें हेजिटेट नहीं करती है खरीदने में सिक्योरिटी को। हो कि नहीं यहाँ पे? सर आप पॉज हो सर पब्लिक इसमें हेजिटेट नहीं करती है किसी सिक्योरिटी को खरीदने में। पब्लिक हेजिटेट नहीं करती है सिक्योरिटी खरीदने में आईपीओ में? क्या सर? क्या चीज का डेफिनेशन बता रही हो, क्या चीज एक्सप्लेन कर रही हो? सर अंडर राइटिंग सिक्योरिटी के अंतर्गत पब्लिक को फुल फेथ होता है। ठीक है, लेकिन अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी होता क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तुमने बुक से उठा के बोल तो दिया, होता क्या है? नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। क्लास 12th में तुम लोगों ने शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा था ना? हाँ, उसी में ये था। अब पता नहीं फंड तुम्हारे रेज बुक में करने है। के थ्रू। हाँ, फंड रेज करने के लिए। तो मान लो एक कंपनी है, वो 100 रुपये मार्केट से रेज करना चाह रही है। तो जब मार्केट से रेज करना है 100 रुपया, तो वो आईपीओ के लिए जाएगी। तो आईपीओ के लिए जाएगी तो क्या होता है, या तो आईपीओ ओवर फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा, पहली बात। हाँ, होगा ना? या तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा, या या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, या फिर अंडर सब्सक्राइब होगा। यही 3 केस होगा। यस सर। तो यहाँ पे बैंक किस तरह से इन्वॉल्व होता है? बैंक बोलता है कि ठीक है, फुल सब्सक्राइब हो गया, दैट इज हो गया। ओवर सब्सक्राइब हो गया, दैट इज ओके। लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ, तो जितने शेयर से अंडर सब्सक्राइब होगा, वो सारे शेयर मैं परचेज कर लूंगा। तो ये होता है तुम्हारा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। ये बैंक वो सारे शेयर्स, और ये होता क्यों है? क्योंकि अगर जो मिनिमम अमाउंट होता है आईपीओ का, मान लो 90% अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो वो आईपीओ कैंसिल हो जाता है। तो उसको कैंसिलेशन से बचाने के लिए हम बैंक क्या करता है कि वो सारा शेयर्स अपने पास रख लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और सारी सर्विसेज बैंक भी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन होगा, और किस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, और लोग शेयर्स जब परचेज करेंगे तो उनका अमाउंट बैंक और कंपनी में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये होता है। तो मेनली तुम्हारा अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि जितने अमाउंट से या जितने शेयर से तुम्हारा अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, वो बैंक उसको कंप्लीट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. लास्ट है कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स का मतलब है सिंपल, यहाँ जो लिखा है वही तुम ध्यान में रखो। ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा पब्लिश करता है। ट्रेड जो भी तुम्हारा गवर्नमेंट है, या फिर किसी भी तुम्हारा फर्म है, बिजनेस है, इनके जो भी क्लाइंट्स है, उनका डेटाबेस मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बताओ, इसमें कहीं दिक्कत है किसी पॉइंट में? धनंजय? नो सर। No, sir. चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सर जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बैंक्स को। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक तुम्हारा किसी भी कंट्री का एक हाई अथॉरिटी होती है बैंक को रेगुलेट करने के लिए, और ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। और जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी सिस्टम इन अ कंट्री है, उन सबको रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है। सर रेगुलेशन, मॉनिटर। हाँ, डायरेक्शन बताओ।
एक क्वेश्चन पूछना था पूछो। सर। जो सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई होता है इकोनॉमिक्स का, वो तो हमारे बैंक ही ना होता है। क्या चीज? सोर्स सर बताइएगा, ये एक ऑप्शन है, उसके हिसाब से बताइएगा, क्योंकि बुक में हम इज द मेन सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ए एंड बी और गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, ए एंड बी। आंसर क्या दिया है? सर यही दिया है क्या दिया है? सर। सेंट्रल बैंक नहीं सर, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दे रहा है ए एंड बी में। तुम्हारा गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक होगा इसका। कमर्शियल सर, बैंक तुम्हारा मनी क्रिएटर, वो मनी क्रिएट करते हैं। जो भी तुम्हारे डिपॉजिट्स हैं, आउट ऑफ दैट डिपॉजिट ये मनी क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर सप्लायर की बात करें और सोर्सेज की बात करें तो तुम्हारा आरबीआई और गवर्नमेंट ही होता है। यस सर, तो इसमें दे रहा है ना कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक मेन नहीं सोर्स तो ऑफ गलत मनी। दे रहा है। तुम्हारे इस बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर ऑफ मनी सप्लाई या मनी, और ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा बुक में दिया हुआ है। एक बार देखना फिर, या फिर मैं तुमको हाईलाइट करके भेज दूंगा। वो जो मनी सप्लाई का है उसके नीचे लिखा है कि ये जो प्रोड्यूसर है वो ये होते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर तुम्हारा, क्योंकि आरबीआई ही मनी प्रिंट करती है ना, और किसके बिहाफ पे प्रिंट करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसी के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है ना। कमर्शियल बैंक भी प्रिंट नहीं करती है ना। कमर्शियल बैंक तो जो सेंट्रल बैंक से पेमेंट आता है, या फिर तुम्हारा पब्लिक से जो डिपॉजिट हुआ है वो तुम्हारा लोन के फॉर्म में जाता है। आउट ऑफ दैट एक पोर्शन है तुम्हारा सीआरआर के फॉर्म में, जो मनी क्रिएशन वाले पार्ट में हमने देखा था, सीआरआर के फॉर्म में रिजर्व करके और फिर से मनी क्रिएट करके सर्कुलेट किया जाता है। तो इस फॉर्म में भी अगर देखोगी तो प्रोड्यूसर तो नहीं हुआ ना इसमें। वही तो सर, मैं देखी तो मेरा गलत हो गया था। अच्छा, नहीं चलो ठीक है, फिर तुम्हारा आंसर सही है। क्योंकि देखो प्रोड्यूसर और क्रिएटर दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, और उसके हिसाब से कंसेप्चुअल हम चले तो प्रोड्यूसर ऑफ मनी सप्लाई कौन होगा? रिजर्व बैंक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। और मनी क्रिएशन वाले पार्ट में आएगा तो वो तुम्हारा कमर्शियल बैंक है। क्योंकि मनी क्रिएशन कमर्शियल सेंट्रल बैंक नहीं करती है। सेंट्रल बैंक अभी अब जब हम पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रल बैंक इशूइंग अथॉरिटी, जो करेंसी और नोट्स का प्रिंटिंग है और इशू करने का अथॉरिटी है, वो सेंट्रल बैंक के पास ही है। कमर्शियल बैंक नोट्स वगैरह प्रिंट नहीं करते, इशू नहीं करते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए अपना। चलो, तो तुम्हारा सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी और इसको रेगुलेट करता है कि मनी सप्लाई एक कंट्री में कितना होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑपरेशन, रेगुलेशन और डायरेक्शन का काम। और पूरे बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी अथॉरिटी और मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम भी तुम्हारा सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक, हर बैंक का अपना अलग अलग बैंक होता है जो बाकी बैंकों को रेगुलेट करता है और उनको सुपरवाइज करता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोला जाता है, इन द सेम वे अगर सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका बोला जाए तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। यूके में कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये उनका वहाँ का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल अथॉरिटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है बैंक के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए। अब इसमें देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या क्या हैं। पहला फंक्शन तो है तुम्हारा करेंसी अथॉरिटी ऑफ, या फिर बैंक ऑफ इशू। तो ये सोल अथॉरिटी बैंक नोट्स इशू करने का किसके पास है? हमारा सेंट्रल बैंक के पास है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखना है हमें, कि हमने ये तो देख लिया कि सेंट्रल बैंक नोट इशू करती है और उसको फिर मनी सप्लाई में उसको सर्कुलेट करती है, फ्लो करती है। यहाँ पे करेंसी जो एक के ऊपर है वो आरबीआई रेगुलेट करती है, प्रिंट करती है। लेकिन 1 रुपया का नोट और क्वाइन ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसमें सिग्नेचर किसका होता है 1 रुपये के नोट पे?
सर उनका ही होता होगा। हाँ, कौन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। जो 1 रुपये Yes. का नोट होगा उस पे जो सिग्नेचर होगा वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। और इन द सेम वे अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई नोट इशू करती है तो उस नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई के गवर्नर ऑफ गवर्नर का, आरबीआई। गवर्नर ऑफ आरबीआई। लेकिन 1 रुपये का नोट आरबीआई इशू नहीं करता है, 1 रुपये का क्वाइन आरबीआई मिनिस्ट्री इशू ऑफ नहीं करता फाइनेंस। है, मिनिस्ट्री। हाँ, ये यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन में भी बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखता है, इशू करता है। और तुम्हारा फाइनेंस सेक्रेटरी का, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री साइन मत कर देना या फाइनेंस मिनिस्टर का साइन मत कर देना, अगर ऑप्शन में है तो याद रखना ये फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। इसके बाद तुम्हारा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में ही है कि जो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी है उसको भी स्टेबलाइज करने में सेंट्रल बैंक का अहम रोल होता है। तो करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? ये करेंसी क्या? है, करेंसी का एक्सटर्नल वैल्यू का स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबलाइजेशन, देखो कंट्री जितने भी हैं सारे कंट्री फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखते हैं अपने पास। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व क्यों रखते हैं? फॉरेन ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए। फॉरेन ट्रेड मतलब जैसे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो हमारे फॉरेन करेंसी में होगा। तो जो भी मेजर करेंसी है लाइक तुम्हारा कौन कौन से हैं? यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन, यूरो, पाउंड, ये हमारे क्या है? मेजर करेंसी है। तो इन सब का फॉरेक्स रिजर्व इंडिया रखता है। जो मेजर करेंसी है जिसमें अभी ट्रेडिंग होती है वो हमारा यूएस डॉलर है। तो हर कंट्री यूएस डॉलर का रिजर्व सबसे ज्यादा रखती है। तो अब ये बोल रहा है कि करेंसी का जो भी एक्सटर्नल वैल्यू है उसको स्टेबलाइज करने में आरबीआई का एक अहम रोल है। ये कैसे होता है? सपोज कर लो कि 1 US डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज है। अभी जब न्यूज अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो देखते हो कि अरे करेंसी का वैल्यू गिरता जा रहा है, ये 75 हो गया, ये 77 हो गया, ये 80 हो गया, अब ये 81 चला गया, ये करेंसी का वैल्यू गिर रहा है। ठीक है, तो करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि मैं इसको 70 से 81 पे चला गया और मैं बोल रहा हूँ करेंसी का वैल्यू गिर रहा है। सर ये कैसे हो रहा है? तो ये समझ में आ रहा है कि इसको? हाँ कम होता है। हमारी करेंसी हाँ, की वैल्यू तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मेरे में। करेंसी की और इसका भी ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है सही से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आयुषी का तो आवाज आ रहा है, सुहाना का आवाज कट रहा है। चलो सर, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना? टाइप करके पूछो, समझ में नहीं आ रहा है चैट में लिखो। चलो, तो इसमें मैं यूएस डॉलर का जब एग्जांपल दे रहा था, ये स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं, ये जो तुम्हारा सेंट्रल बैंक होता है फॉर द सेक एग्जांपल। यस सर, आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया स्टेबलाइजेशन में कैसे काम। सेंट्रल बैंक क्या करता है कि फॉरेन करेंसी को बाई और सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी चीज की डिमांड अगर कम होती है तो क्या होता है, उसका प्राइस घटता है ना, और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस बढ़ने लगता है। उसी वे में जब करेंसी का वैल्यू गिरने लगता है तो आरबीआई क्या करती है, उसका डिमांड बढ़ाने लगती है। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब हम उसका परचेज बढ़ाएंगे। परचेज बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करने लगती है कि फॉरेन करेंसी को बाई करने लगती है। और इन द सेम वे इस तरह से ये स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन? आरबीआई। ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है? इसी तरह तुम्हारा फॉरेन करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू में स्टेबलाइजेशन में आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक काम करता है। इन द सेम वे तुम्हारा इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में आरबीआई ही इंटरवीन करता है। कैसे? जो भी
मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो मेजर फोकस तुम्हारा क्वांटिटेटिव मेजर्स पे होता है। कौन से? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक बैंक रेट, रेट, CRR, SLR। रिवर्स रिपो रेट, इस पे फोकस किया जाता है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और वो मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो अभी कुछ ही देर में ये सारे पॉइंट भी हम कवर करेंगे। तो ये तो पहला हो गया करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक इशू। तो बैंक नोट इशू करने का अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट के पास। इसके बाद बैंकर्स टू गवर्नमेंट, दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये Bankers to गवर्नमेंट का government। बैंक है। गवर्नमेंट का बैंक होने का मतलब जैसे हमारा बैंक, हमारे आसपास के जो भी बैंक है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो या फिर स्टेट बैंक हो, उस तरह से गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? RBI। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा तो किसके पास जाएगा? RBI के पास। तो RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग करती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। बैंक के अलावा तुम्हारा ये एजेंट भी होता है, एजेंट भी होता है RBI। एजेंट के अलावा तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर। अब इन तीनों पॉइंट को एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला तो हमने देखा कि ये बैंकर था, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का बैंकर कैसे होता है? ये इनका करेंट अकाउंट मेंटेन करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है जो भी रिसिप्ट और पेमेंट है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जैसे जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, फॉरेन ट्रेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे दूसरे कंट्री से, तो वो भी RBI करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ये एज ए बैंकर उसका काम कर रहा है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? इट आल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट फॉर टेम्पोररी बेसिस। टेम्पोररी बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो RBI सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में? अब इसको देख लेते हैं। अगर सेंट्रल बैंक को लोन चाहिए होता है तो RBI के पास जाता है, RBI से बोरोइंग के लिए बोलता है। तो RBI क्या करता है? सेंट्रल बैंक सबसे पहले उसको ट्रेजरी बिल इशू करता है, ट्रेजरी बिल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है और उसके बदले में RBI इसको मनी प्रोवाइड करता है। समझ में आया? इसके बाद है तुम्हारा एजेंट वाला काम। एजेंट वाला काम का मतलब है कि पब्लिक डेब्ट को मेंटेन किया जाता है। पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या है? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया है गवर्नमेंट ने, बॉन्ड इशू किया है गवर्नमेंट ने, बॉन्ड टू इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट जिसने भी अप्लाई किया है, तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी, टी बिल, ये जितने भी वर्क हैं इनका मैनेजमेंट कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब RBI इनका मैनेजमेंट करती है। तो वो किस फॉर्म में है? एजेंट वाले फॉर्म में है। लास्ट वाला फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर में तुम्हारा क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। या फिर एक सिंपल एग्जांपल कोविड के टाइम का ले लो। कोविड के टाइम पे मनी सप्लाई को किस तरह से इंक्रीज किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया गया, या फिर उससे भी पहले थोड़ा जाओगे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन में भी RBI ने ही गवर्नमेंट को ये सलाह दिया था, एडवाइस दिया था कि डिमोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए। तो उसके बाद डिमोनेटाइजेशन कंट्री में किया गया। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, तो यहाँ पे फटाक से ये दो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। बैंकर्स बैंक क्या होता है और सुपरवाइजर क्या होता है। तो एक तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट का बैंक कौन है? RBI। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सारे कमर्शियल बैंक का भी ये बैंक है, सेंट्रल बैंक, RBI। ठीक है, तो ये हो गया बैंकर्स बैंक। बैंकर्स मतलब बैंक का बैंक, तो बैंक का बैंक हो गया। तो इसमें क्या है कि जितने भी एक्टिविटीज होंगी ये कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज ये RBI ही रेगुलेट करेगा। ठीक है, RBI रेगुलेट करेगा बैंकिंग एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कमर्शियल बैंक को किसी भी तरह का इशू आता है, फाइनेंशियल इशू या फाइनेंशियल क्रंच आता है,
तो ये किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। और ये होता है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि जो भी फाइनेंशियल इशू आएगा, फाइनेंशियल क्रंच आएगा कमर्शियल बैंक के पास, तो पहले कमर्शियल बैंक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। पहले कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से अपना हेल्प लेते हैं। ठीक है, अभी यस बैंक का इशू आया था, यस बैंक डूब रहा था, तो कौन आया था बचाने के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके कई सारे शेयर्स और एसेट्स परचेज किए, तब जाके यस बैंक बच गया। तो पहले कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक के पास जाता है। इन केस वहां से भी इसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये जाते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। और इसको बोलते हैं लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो मतलब ये फाइनल स्टेज पे उनको बचाते हैं, उनको लेंडिंग करते हैं। सर अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रहा है। क्या चीज? अभी भी आवाज नहीं आ रहा है मेरा। हाँ अब आ रहा है, बताओ कुछ पूछना है? नो सर, कुछ पूछना नहीं है। हाँ सर कुछ पूछना नहीं है, बस अच्छा पूछ चलो रहेगी। ठीक है। ठीक, मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज तुम लोग को आना चाहिए क्लियर से। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। ये तो हो गया। अच्छा, इसमें बैंकर्स ऑफ बैंक किस किस फॉर्म में होता है वो एक देख लेते हैं फटाफट। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी कैश रिजर्व है, क्या चीज? सीआरआर मेंटेन करता है ना बैंक, कमर्शियल बैंक किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इसको यहाँ पे रेगुलेट करता है कि कितना सीआरआर होना चाहिए, और ये सीआरआर का अमाउंट कहाँ पे डिपॉजिट होगा? आरबीआई के पास। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया इसमें। फिर है तुम्हारा क्लियरिंग हाउस, इसको देख लेते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, कौन बताएगा? सर जो भी सेंट्रल कमर्शियल बैंक है उनके जो भी अकाउंट से वो आरबीआई के पास रहता है, तो अगर ट्रांजेक्शन करना होता है तो ये आरबीआई क्लियर कर देता है हम लोगों का। ठीक है, एकदम सही बताई हो। इसमें होता क्या है कि जैसे आरटीजीएस और एनईएफटी का नाम सुना है? सर नो NEF सर। सुना है ये लेकिन तुम्हारा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये है तुम्हारा नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर है या फिर बिजनेसमैन है, उनको कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता है, उनका अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है। ठीक है, अच्छा। और एक फर्म को दूसरे फर्म से ट्रांजैक्शन करना होता है तो इसका भी अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा, इसका भी अकाउंट किसी न किसी फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक में होगा। और ये बैंक का अकाउंट, मान लो ये एसबीआई है और ये कौन सा है? ये इंडियन बैंक है। नेम तो ये दोनों बैंक का अकाउंट किसके पास होगा? कमर्शियल बैंक नहीं, आरबीआई। हाँ, आरबीआई के पास होगा। पहले हमने क्या बोला कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक बैंकर्स ऑफ बैंक होता है। इट मीन्स कि सारे बैंक का अकाउंट भी आरबीआई के पास होता है, और हमारा अकाउंट किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक के पास। तो अगर फर्म ए को कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है फर्म बी को, तो ये कहाँ से होगा? ये आरबीआई के थ्रू होगा। ठीक है, और ये एनईएफटी में तुम्हारा बैच सेटलमेंट होता है। अब ये थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन और वो चीज हो जाएगा। आरटीजीएस एनईएफटी बिल नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जस्ट ऐसे एक्सप्लेन किया था। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जितना भी अमाउंट है, अगर कोई फर्म इंस्ट्रक्ट करता है जहाँ पे उसका अकाउंट है कि ये अमाउंट पर्सन बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो इंस्टेंटली उसके अकाउंट में सेटल हो जाता है। एनईएफटी में क्या है कि ये बैचेज में सेटलमेंट होता है। बैच मतलब हर आधे घंटे में एक एक सेटलमेंट होगा। अब तुम ऐसे समझ लो कि मैं तुमको एक काम देता हूँ कि 1 by 1 करो, और वही काम अगर तुमको 10 बार में करना पड़े तो कैसा लगेगा? सिंपल एग्जांपल, इसी को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बैंकिंग में होता क्या है कि जब भी कस्टमर ट्रांसफर करने के लिए आते हैं अमाउंट,
तो वो ट्रांसफर का अमाउंट क्या होता है कि एक साथ ना करके ये करते हैं कि एक बैच बनाते हैं और उसमें देखेंगे कि कितना डेबिट आ रहा है किस बैंक का और कितना क्रेडिट आ रहा है किस बैंक का। तो वो एक ही बार में उनको सेटलमेंट किया जाएगा हर आधे घंटे पे। अब तुम सोचो कि हर आधे घंटे में अगर 100 ट्रांजैक्शन आ रहे हैं और 100 ट्रांजैक्शन एक एसबीआई का है, एक पीएनबी का है और एक केनरा बैंक का है, तो हर मिनट में अगर एक एक ट्रांजैक्शन हो रहा है और हर मिनट में हर ट्रांजैक्शन को हर बैंक में ट्रांसफर किया जाए तो कैसा लगेगा। और वही बैच में देखा जाए कि हर आधे घंटे में टोटल एसबीआई के क्रेडिट के लिए कितना आया, केनरा बैंक के क्रेडिट के लिए कितना आया। तो उसमें क्या है कि हमने एक बैच बनाया और एक साथ वो ट्रांसफर हम करेंगे। ये बात तुमको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, उतना हमें वो चीज नहीं जाना है। सिंपल हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या था कि क्लियरिंग हाउस का काम करता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक का अपना अकाउंट होता है और इंडिविजुअल का अकाउंट कमर्शियल बैंक के पास होता है। तो जो भी सेटलमेंट होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है, दैट्स इट। इसमें अगर तुम देखोगे तो लास्ट पॉइंट में देखो, बाई मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट। तो एक ही बार में ये सारा अकाउंट वहां से हो जाता है। चलो ठीक है, इसको अब ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, इतना ही समझते हैं। चलो अब एज ए सुपरवाइजर वाले में देख लेते हैं कि एज ए सुपरवाइजर में क्या है। सुपरवाइजर में आरबीआई क्या बताता है, इसमें इसका रेगुलेशन और कंट्रोल होता है कमर्शियल बैंक में। तो एक बैंक का लाइसेंस कंटिन्यू करना है, रिन्यू करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है ना? एक बैंक को एक नेक्स्ट ब्रांच ओपन करना है नियर बाई सिटी में, तो ये कौन अलाउ करेगा, कौन परमिशन देगा कि वहां पे ब्रांच खुलेगा नहीं खुलेगा? आरबीआई। ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो गया। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, अगर जो भी एसेट्स हैं बैंक के उसको लिक्विडेट करना है, उनको मार्केट में सोल्ड आउट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन परमिशन देगा? आरबीआई। मैनेजमेंट मर्जिंग, मान लो अभी मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ था, एसबीआई के कई सारे बैंक मर्ज किए गए, इसके बाद और भी कई सारे पब्लिक बैंक, तुम्हारा केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हुआ था। इसके बाद पीएनबी और इसके साथ कौन सा बैंक था तुम्हारा? पीएनबी के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और इसके साथ एक शायद कॉर्पोरेशन बैंक था आई थिंक। तो इन सबों का मर्जर होगा, तो ये फाइनल अप्रूवल कौन देगा? आरबीआई अप्रूव करेगा। और क्या क्या एक्टिविटीज है, मान लो एक बैंक है, वो अब आगे की स्थिति में नहीं है कि अब वो रन कर पाए, तो क्या करेंगे? उसको बंद किया जाना चाहिए। तो अब बंद करें ना करें ये कौन डिसाइड करेगा फाइनली? आरबीआई। तो ये कंप्लीट कंट्रोल एज ए सुपरवाइजरी फंक्शन में आएगा। ये सारा चीज लाइसेंसिंग हो या फिर ब्रांच का एक्सपेंशन हो, एसेट्स का लिक्विडेशन हो, मर्जर हो, एक्विजिशन हो, बैंक का वाइंडिंग अप हो, ये सारा काम सुपरवाइजरी फंक्शन में आ जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, और आगे डिस्कस करें कि आज के लिए इतना ही रखने दें? अकाउंट्स क्लास चलेगा? नहीं, अकाउंट का क्लास तो आज भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो बाकी उस पूछिए। चलो एक टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है कि आधे घंटा लगेगा, तो इसको मैं अब स्किप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, ये कैसे मनी ये मनी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई वाला पार्ट रह गया है। हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और इसके बाद इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जाता है इकोनॉमी में। तो आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए तुम्हारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स और क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स, तो उनका कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो अब कोई क्वेरी है तो वो पूछ लो मेरे से।
मेरा आवाज नहीं आ रहा है फिर। आ तो रहा है, आ रहा है, टेंशन किस बात का है तुमको? तुम सर का आवाज सुनोगे कि अपना सुनाओगे? नहीं आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। आप बोल रहे थे ना कि ये वाला जो टॉपिक है जब 9 चैप्टर पढ़ाइएगा तो उसमें फिर से आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो उसी टाइम इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। कौन सा वाला? ये वाला जो अभी जो लास्ट मनी सप्लाई वाला? यस सर। नहीं सर, ये कंट्रोलिंग। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के अंतर्गत आए हैं ना ये सारे टर्म, उसको बोल रही है। सर तो उस टाइम पे तो फिर आपको समझाना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम क्लियर कर दीजिएगा। नहीं ये उससे अलग है ना, एक्सेस डिमांड और जो भी तुम बोल रही हो ये डेफिसिट तुम्हारा। हाँ अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का मुझे रह गया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब मैं बता रहा था कि बैंक को जब रिक्वायरमेंट होती है मनी की, तो वो बैंक किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को, तो वो आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, तो आरबीआई किस लिए जाता है? एक तो तुम्हारा कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी या फिर एक्सपांशन या फिर बिजनेस एक्टिविटी रन करना होता है सेंट्रल बैंक को, तो उसके लिए गवर्नमेंट बोरोइंग की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा चीज, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम? डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, यस हाँ सर। तो जब बजट बनता है तो बजट में क्या होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। यस सर। तो एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा? बजट डेफिसिट होगा। यस सर। तो जब बजट डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई से बोरोइंग करेगी। तो जब आरबीआई से जब बोरोइंग करती है तो आरबीआई क्या इशू करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल। तो जब ये ट्रेजरी बिल इशू होगा तो इशू होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने दे दिया ये आरबीआई को, तो आरबीआई इसके बदले क्या देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे देगी। तो इसी को बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब जो तुम्हारा डेफिसिट आ रहा था उसकी फाइनेंसिंग किसने किया? आरबीआई ने। किस फॉर्म ने? ऐसे ही आरबीआई नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को नहीं दे देती है। गवर्नमेंट पहले इशू करती है क्या? ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उसके बदले बोलती है कि ठीक है ये मेरे से पैसा ले लीजिए। और पैसा कैसे देती है? मनी प्रिंट करके, मनी छाप के दे देती है कि ठीक है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल के बदले में नोट छाप के आरबीआई दे देती है गवर्नमेंट को। ये होता है तुम्हारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें तुम्हारे बुक में अभी देख लेना एक बार, हाँ सर। रिवाइज कर लेना, यही चीज दिया है ना। चलो ठीक है, अब पूछो क्या पूछ रही थी। नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कशन करने के लिए फिर से पूछना जरा। बोल रहे थे कि उसी टाइम पढ़ा देते हैं, ये बोल रहे थे और कुछ नहीं। एक मिनट, कौन से चैप्टर में है ये तो तुम बताओ जरा, मैं देखता हूँ। 9th चैप्टर में, एक मिनट में देख लेता हूँ 9th चैप्टर क्या चीज है। अच्छा 9th चैप्टर का तो इंडेक्स एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये जब मेजर करते कंट्रोल करते हैं तो उसमें भी तो आपको ये सारे बनाने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो वहां इसको स्किप कर देंगे ना। हाँ सर वो भी सही रहेगा। हाँ अभी इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, वहां स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड है ये तुम्हारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है ना। यस। तो यहाँ पे जब ये इनकम एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है तो यहाँ पे हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में जब हम देख रहे हैं इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। ठीक है सर। हाँ मैं इसको एक बार देखूंगा, अगर पॉइंट कॉमन हुआ तो उसको स्किप कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सर। ठीक था क्लास आज का? क्या? अच्छा क्लास ठीक था ना आज का? Yes, sir.